तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं। अब बारी है एग्जिट पोल की। तमाम चैनल्स अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक जो एनालिसिस होता है वो न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य का। और हमने अभी तक जो आपको बताया है, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें, असम में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। जो हमारा आकलन है 43% वोट बीजेपी गठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस को 43% वोट, पहले हमेशा वोट प्रतिशत दिखाइए पीसीआर, और सीट्स बीजेपी के खाते में। वोट प्रतिशत तो दोनों का बराबर है, लेकिन बीजेपी को 70 सीटें मिलती दिख रही हैं और कांग्रेस को 56 सीटें, ±9 है। लेकिन पहली नजर में यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी वहां फिर से सत्ता पर आती दिख रही है। जो मार्जिन होता है एरर का वो ±3% है। यह बात हम लगातार आपको बता रहे हैं और इसीलिए सीटों में भी हम ±9 दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। उधर केरल की बात करें, केरल में जहां वाम खेमे और कांग्रेस के गठबंधन के बीच टक्कर थी, 34% कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में, उनको बड़ी उम्मीदें थी यहां पर वो सरकार बना लेंगे, वाम खेमे को सत्ता से बेदखल कर देंगे। उनके अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी केरल से ही सांसद भी हैं, बड़ा वक्त भी बिताया वहां पर, लेकिन खाते में 34% वोट। एलडीएफ सिटिंग कंफर्टेबली, सिटिंग प्रिटी जो कहते हैं, 46% वोट के साथ 12% वोट का अंतर, और इसे सीटों में तब्दील करेंगे तो एलडीएफ 140 में से 102 सीटें जीतती दिख रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में, अब सीट दिखाइए, 35 सीटें जाती दिख रही हैं। तो 102 और 35, यानी कि कहीं दूर दूर तक फाइट में कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन केरल में नहीं दिख रहा है। और अब तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां पर सत्ता का जो ये सूटकेस है बदलता रहता है। खैर 10 साल से अन्ना द्रमुक की वहां पर सरकार थी। अन्ना द्रमुक को मिल रहे हैं 37% वोट, जबकि द्रमुक को डीएमके गठबंधन जिसका हिस्सा कांग्रेस पार्टी भी है 51% वोट। तो यहां पर अन्ना द्रमुक का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। 10 साल बाद वो सत्ता से बेदखल होते दिख रहे हैं और डीएमके बड़ी आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। 234 कुल मिलाकर सीटें हैं, और सीटों में देखें तो डीएमके को 175 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि अन्ना द्रमुक के खाते में महज 57 सीटें। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा, आप सभी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां पर अभी हम वोट प्रतिशत और सीटों का बंटवारा नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक सवाल जरूर आपके सामने पेश कर रहे हैं जो हमने बंगाल के मतदाताओं से पूछा, और वो सवाल था, क्या आप सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन ये शब्द बड़ा गूंजा चुनाव में, तो 37% ने हां कहा, लेकिन 53% कह रहे हैं कि नहीं, हम सत्ता में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से शाजिया इल्मी, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता मानव जायसवाल, वरिष्ठ पत्रकार भास्कर चैटर्जी और स्टूडियो में मेरे सहयोगी सुकेश रंजन। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में माहौल क्या है ये 2 महीने से तलाशते मेरे सहयोगी राजीव रंजन कोलकाता से ही मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो पश्चिम बंगाल की तो बात करेंगे, लेकिन शाजिया, असम से अच्छी खबर, लेकिन तमिलनाडु और केरल वो भी इसी देश का हिस्सा है, सबकी निगाहें सिर्फ पश्चिम बंगाल पर ही लगी हुई हैं। केरल में आप कहने को तिगुनी सीटें कर रही हैं, 1 सीट थी 3 सीट आ रही हैं, लेकिन कोई
अर्थ शैटरिंग खबर बीजेपी के लिए ना तो केरल से ना तमिलनाडु से आ रही है। संदीप जी नमस्कार, और आप सबको जो पैनल में मौजूद हैं आप सबको भी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी, आपको लगता नहीं अपने आप में भी बहुत अर्थ शैटरिंग खबर है कि केरल ऐसे प्रदेश में तिगनी सीट होने की बात हो रही है? कभी आप सोच सकते हैं 5 साल पहले 10 साल पहले कि खाता खुलना, लेकिन खाता इतना बड़ा खुलना हो भी सकता है? पिछली बार एक सीट थी आपकी, अब खाता खुला था आपका। नहीं, आपने सुनी नहीं मेरी बात। खाता खुलना और इतना दुगना खुलना, तो मुझे मालूम है खाता खुला है भाई साहब, लेकिन मैं कुछ और कह रही हूँ। आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे ना, फिर जवाब देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो खाता खुलना और जबरदस्त तरीके से दूसरी बार खुलना, तीसरी बार 3 गुना बढ़ना, तो मुझे लगता है जो इजाफा होता है ना सीटों का, क्योंकि आपको भी याद है कि भाजपा जब की शुरुआत हुई थी तो वो 2 सीटों से हुई थी, और आज आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल है। तो और कैसी बाकी पार्टियां सिमट रही हैं और सिकुट रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है बाकी जब सिमटती पार्टियां हैं तो उसी तरह से आप देखेंगे कि एक पार्टी जो है फैल रही है, वो बस तमिलनाडु में फैल रही है, और वो नहीं, तमिलनाडु में नहीं फैल रही है। अब मैं उसके साथ जाऊंगी, मैं कतई नहीं कहूंगी कि एग्जिट पोल बेकार होते हैं, बहुत से लोग करते हैं ये। तो मैं आपके एग्जिट पोल जो भी कह रहा है, मुझे लगता है आपकी मेथोडोलॉजी और आपका तरीका सही होगा, उसका हम सम्मान करते हैं। आगे हम नतीजों का देखेंगे। और मुझे साफ तौर से पहले से भी दिख रहा था, जहां तक केरल की बात है, कि पूरी तरह से एलडीएफ के हक में जाएगा, और ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। तो कि किस तरह से असम से अच्छी खबर आ रही है। असम में अब सर्बानंद सोनोवाल, असम में तो बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। हाँ। असम में तो इनकम्बेंट सरकार का भी सीटों का भी इजाफा हो रहा है, और वो सीटों का जो ट्रांसलेशन हो रहा है, वोटों का जो ट्रांसलेशन हो रहा है सीटों में, वो तो और भी अच्छा इजाफा है। तो मुझे लगता है वो तो बहुत ही शानदार। तो सर्बानंद सोनोवाल ही रहेंगे मुख्यमंत्री? चेहरा नहीं दिखाया था इस बार। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा काम किया है आपके लिए। देखिए, कहीं बिल्कुल बिल्कुल तो बरकरार रहेगी, चेहरा परिवर्तन होगा क्या? देखिए, इस तरह के सवालों के जवाब मैं तो नहीं दे सकती, और ना ही आपको मुझसे पूछना चाहिए। लेकिन हेमंतो क्या है हमारी पार्टी के लिए, सोनोवाल जी क्या है हमारी पार्टी के लिए, इसको लेकर पूरी तरह से समन्वय है, कोई अशांति नहीं है। इस तरह को लेकर कोई भी आपस में आपने देखा नहीं है मन मिटाओ जो खुलकर कभी भी सामने आया हो। तो मुझे लगता है जो होगा अच्छा होगा। हेमंत पर सबकी निगाहें दरअसल पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। ऐसा लग रहा है पश्चिम बंगाल में ही चुनाव हुए, बाकी जगह तो नहीं हुए। इसलिए बाकी सवाल मैंने पहले पूछे, पर अभी हम आंकड़ा नहीं बता रहे हैं शाजिया। पर एक सवाल जो हमने पूछा वो ये, इतना सस्पेंस आप संदीप क्यों क्रिएट कर रहे हैं? वो थोड़ा टीआरपी हमें भी बटोरनी आती है, थोड़ा हमें भी सालों हो गए इस धंधे में, थोड़ा जी करना व्यूअर को। आपके साथ हम भी कभी एंकर करते थे संदीप। तो ये जो सवाल था कि क्या आप सत्ता में परिवर्तन चाहेंगे, 53% ने कहा नहीं। तो ये मतलब असम की जीत जो दिख रही है हमारे आकलन में, उसका स्वाद तो नहीं बिगड़ेगा पश्चिम बंगाल में? आपको ये पूछना है कि जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो वो किस धौस और खौफ के साए में ये सवाल पूछा गया। देखिए, बहुत एक खौफ, मैं खुद गई हूं, मैं पश्चिम बंगाल गई और बहुत मैं घूमी अलग अलग, बिल्कुल अकेले, और मैंने देखा कि जो लोग आसपास लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, और अंदर अंदर जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं। तो ये जो खौफ का माहौल है मैंने खुद देखा है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं भाजपा के साथ हूँ, मैं आपको बता रही हूँ वाकई में एक खौफ है, एक डर है, और एक किस्म की एक वहां पे एक व्यापक रूप से एक गुंडागर्दी का माहौल है। चलिए अभी तो आंकड़े बताएंगे तो उस पर और विश्लेषण करेंगे, लेकिन आलोक शर्मा, कांग्रेस के लिए ना असम से अच्छी खबर आ रही है, ना केरल से, जहां पर आपके पूर्व अध्यक्ष ने बड़ा जोर लगाया। अब आप ये कहने लगे जैसे शाजिया कह रही थी तिगनी सीट हो गई केरल में, आप भी ये कहेंगे क्या कि तमिलनाडु में देखिए हम जीत रहे हैं, हम भी गठबंधन में हैं डीएमके के साथ? नहीं, देखिए, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ संदीप भाई के तमिलनाडु की जीत पर हमें बहुत कोई खुश होने की आवश्यकता है, इस पे बात से सहमत नहीं हूँ, पहली चीज। लेकिन आज का विषय ये है संदीप भाई के कोई भी जीत रहा है, कोई भी हार रहा है, लोकतंत्र में हार और जीत चलती रहती है। लेकिन पिछले 15 दिनों में
हमने और आपने जो पूरे देश में देखा है कि हमारा देश हार रहा है। आज जिस तरह के हालात कोरोना की वजह से हैं और तमाम चीजें जो सामने आ रही हैं, उसके बाद भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता मुस्कुराकर अपनी जीत की बात कर रहे हैं इस देश में, जहां पर शमशान भूमि में पूरी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पूरी नहीं, तरह ये से देखिए, मोदी जी ये के फिर पक्षियों पर वही चल रहे हैं। दार्शनिक बात हो जाती है। ये मैंने पहले भी कहा आपके सहयोगी सुरेंद्र राजपूत से, ये दो चीजें हमें अलहदा करनी होंगी। ये एक हकीकत है, चुनाव हुए हैं, उनके नतीजे आएंगे तो वो भी दिखाए जाएंगे। आ रहा हूं संदीप भाई, उस पर भी अब आप क्या ये बहुत कह छोटा रहे हैं सा कि समय। कोरोना काल में आपके लिए हार जीत के कोई मायने नहीं है, या तो ये मुझे- कह दीजिए मुझे कि ऐसा हम नहीं- हार जाए मैंने जीत ऐसा जाए हमें नहीं कोई कहा है। फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा है संदीप भाई कि फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले नकारा है किसी चीज को कि तमिलनाडु की जीत में अगर हम बहुत खुशी देखते हैं तो हमारे लिए ठीक नहीं है। पहले मैंने आलोचनात्मक अभिव्यक्ति की, लेकिन आज दिक्कत ये हो रही है कि जिस तरह के आंकड़े आप बता रहे हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं। उन 2014 के बाद से लेकर अभी तक किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट नहीं हुई है, गुजरात को छोड़कर। वहां पर भी जब पूरी ताकत लगी और जिस तरह से तमाम चीजें हुई, वो आपने भी देखा, और बॉर्डर पर आकर सरकार बनी। यही एग्जिट पोल इंडिया टुडेज का हरियाणा के लिए क्या दिखा रहा था, वो भी हमने देखा था। एक न्यूज चैनल एबीपी वाले जो थे, उन्होंने 83 नहीं, दूसरे सीटें चैनलों दिखाई की थी, वो भी हमारे हमने प्लेटफॉर्म देखा। पर बात ना कोई कीजिए, बात हमें नहीं। कोई लेना देना मैं नहीं। मानता हूं दूसरा संदीप चैनल भाई, क्या संदीप दिखा भाई रहा है। मानता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरह के आंकड़े सामने स्पष्ट होकर आ रहे हैं, अगर इतना काम असम में किया था तो उस मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा गया? मुझे लगता है कि ना असम में और ना बंगाल में बीजेपी की सरकार या बीजेपी पार्टी किसी भी रूप में पोलराइजेशन करने में सफल नहीं रही, और उसी का प्रतिबिंब पूरा यहां पर नजर आ रहा है। केरल में अगर आप सरकार नहीं बनाते हैं, और ये जो देखिए अंतर जो है ना, ये अंतर इतना ज्यादा है। मैं संदीप भाई 102 बनाम 35। केरल में जो है वास्तव में अगर 35 और 102 का आंकड़ा आ रहा है, और वोट परसेंटेज में अगर इतना गैप है 14-15% का, हाँ, 12% परसेंटेज में अगर डायरेक्ट फाइट में 5% का भी वोट का डिफरेंस हो, तो मुझे भी बहुत दिन हो गए तमाम चीजों को स्टडी करते हुए, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मार्जिन की तरफ बढ़ जाता है। और अगर 14% का आप इंडिया टुडेज का दिखा रहा है, तो मैं उसको पूरी तरह से नकारता तो नहीं हूं, लेकिन अगर उसका हाफ परसेंटेज भी वहां पर हो जाता है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मैं न्यूज 24 के माध्यम से इस बात को स्वीकार करने में मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन आज दिक्कत यह है कि किस तरह से बंगाल में 6 महीने से पूरा मंत्रिमंडल और पूरी सरकार वहां पर थी। 3 दिन पहले तक भी देश के गृह मंत्री कोरोना के इतने बुरे हालात होने के बावजूद प्रचार कर रहे थे। तो जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, ये देश देखेगा कि भाजपा के लिए सत्ता की कितनी भूख है, और भाजपा इन 5 राज्यों में से संदीप भाई एक राज्य में भी सरकार नहीं बना पाई। ये आज मैं न्यूज 24 के चैनल पर कह के जा रहा हूं। आसाम में पोलराइजेशन नहीं कर पाए हैं, मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया तो था। असम आप की देखिएगा, हमारे एनालिसिस को EVM आप में खारिज कर रहे रखा हैं। हो तो कह नहीं सकते हैं। असम में मतलब EVM आप कह रहे हैं गाड़ियों आप में सरकार वहां पर बनाएंगे। नजर मिली है। केरल में आसाम मान के लिया अंदर सरकार नहीं बना पाएंगे, पर असम में आप ताल ठोक रहे हैं सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी असम में बहुमत की सरकार बनाएगी, गठबंधन सरकार बनाएगी। सुकेश, अब यहां पर ये होलिस्टिक पिक्चर पर भी अब हम सिलसिलेवार तरीके से, अभी बंगाल को मैं रोक रहा हूं, लेकिन ये 5 राज्यों के चुनावों के जो नतीजे हैं, राष्ट्रीय पटल पर इनके मायने खंगाले तो जाएंगे। मायने क्या होंगे? बिल्कुल, 5 राज्यों में एक साथ चुनाव हो तो राष्ट्रीय पटल पे उसके बाद परिदृश्य क्या होता है, इस पे चर्चा होगी। अगर बीजेपी इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है, मैं मानक के साथ जब डिस्कशन में था तब मैंने ये कहा था कि 2017 में जब कार्यकारिणी थी, उड़ीसा में थी, अमित शाह अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा कि हमारा गोल्डन पीरियड तब आएगा जब हम उड़ीसा और बंगाल में सरकार बनाएंगे। उसके पहले संघ के नेताओं के साथ भी अगर बातचीत करें आप 1 to 1, तो वो स्पष्ट तौर पे उनका ये मानना होता था कि बंगाल में सरकार बनाना ये हमारी आखिरी तमन्ना जिसे कहते हैं कि बंगाल में हमारी अपनी सरकार होनी चाहिए। बंगाल में सरकार बनाना, अगर बाकी असम में वो लूज कर जाए, केरल में वो जीतने वाले नहीं हैं, उन्हें भी मालूम है
तमिलनाडु में उनका बहुत बड़ा पॉलिटिकल से है, उन्हें मालूम है। तो बीजेपी के लिए 5 राज्यों के चुनाव नहीं, ये एक राज्य ये का बंगाल चुनाव का चुनाव उनके लिए बहुत अहम है। असम उनके का लिए चुनाव बंगाल महत्वपूर्ण की है। हार जीत ही मायने मैं- रखेगी, बाकी कुछ होता रहे। अगर असम हार के बंगाल जीत जाते हैं तो उनके लिए एक विक्ट्री की तरह होगा, बीजेपी से विक्ट्री की तरह परोसेगी। लेकिन अगर बंगाल असम भी जीत जाए, बंगाल भी जीत जाए, नहीं, फिर तो अगर सभी राज्यों में जीत जाए फिर तो उसको नहीं, इन 2 राज्यों में, बाकी तो नहीं जीत रहे। फिर नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ेगा। और इस दोनों काल हार में जाएं तो? तो नरेंद्र मोदी का कद गिरेगा, क्योंकि नेकआउट करके नरेंद्र मोदी ने, और देखिए ये उनका एक बड़ा पिक्यूलियर सा स्टाइल है। मैं पहले से बार बार बोलता हूं कि ये नियो बीजेपी जो है उसमें नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी हर चुनाव अपने आखिरी चुनाव की तरह लड़ते हैं, वो चाहे बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, वो हर चुनाव में अपना 100% देते हैं और खुल के कहते हैं, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, कि आपके लिए नोटिफिकेशन के बाद चुनाव शुरू होता है, हमारे लिए एक चुनाव खत्म हुआ, हम अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो नरेंद्र मोदी अगर ये दोनों चुनाव, असम और बीजेपी अगर बंगाल में सरकार नहीं बना पाती है, अगर अच्छा प्रदर्शन रहा, 100 से ऊपर सीटें आती हैं, तो इसको विक्ट्री की तरह लिया जाएगा और उसको विक्ट्री की तरह लिया जाना चाहिए। 3 सीटों से 100 सीटों तक पहुंचते हैं बिना मुख्यमंत्री पर के ये चेहरे हमें नहीं के। भूलना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब 18 सीटें जीती बीजेपी ने, तो 294 में से 121 सीटों पर बढ़त बनाई थी। तो 121 वापस लेकर आना भी एक अपने आप में चैलेंज है, एक चैलेंज है और वो गोल भी होगा। हाँ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले थे और इसलिए वो चुनाव उनके इर्द गिर्द केंद्रित था। इस बार विमर्श में, इस बार डिस्कशन जो है, इस बार narrative जो है, 121 से ऊपर आते हैं तो ये और बीजेपी फिर उसको विक्ट्री, उस डिफीट को भी विक्ट्री की तरह बीजेपी देखेगी और उन्हें देखना भी चाहिए। पर मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं सुकेश, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव अलग है और विधानसभा अलग है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी आप हरियाणा में देखें, अब की बार 75 पार सीटें आती हैं, 40, 35 कम। झारखंड की जोड़ी में होता है 65 पार सीटें आती हैं, 25, 40 कम। बिल्कुल। दिल्ली में भी 50 से ऊपर की ताल ठोकी जाती है, सीटें आती हैं 8। तो क्या बीजेपी ने कहीं ओवर इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया है वेस्ट बंगाल में, यह कहकर अब की बार 200 पार? जब भी कोई चुनाव होता है, उसके नतीजे आते हैं तो हम यही एनालिसिस करते हैं, और इसलिए मैंने नियो बीजेपी कहा। यह अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, जिसमें वो चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं। वो चुनाव के परिणामों का क्या असर होगा इसकी परवाह नहीं करते। अगर आप बंगाल चुनाव वो हार भी जाते हैं, असम का चुनाव वो हार भी जाते हैं, तो अगले जो आने वाले चुनाव होंगे उसमें इसी शिद्दत, इसी ताकत के साथ जाएंगे वो, क्योंकि वो जीत के लिए वो हंगर फॉर विक्ट्री है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में वही लैक करती है। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करके, अच्छी फाइट देके भी समझती है कि हमने अपना काम अच्छे से किया है। बीजेपी और कांग्रेस में आज की तारीख में मूल अंतर यही है। पर पश्चिम बंगाल के चुनाव वो इतना ज्यादा नैरेटिव क्रिएट किया गया, और हम भी हैं उसमें, हम भी भागीदार हैं। हमने ऐसे चुनाव कवर किए, तमिलनाडु से कोई लेना देना नहीं, केरल से कोई लेना देना नहीं, पुडुचेरी से कोई लेना देना नहीं, असम से कोई लेना देना नहीं, मानो ये देश का ही हिस्सा नहीं है। सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमने भी, मैं अपने चैनल की बात कर सकता हूं, दूसरों का मैंने ठेका नहीं लिया, हमने भी पश्चिम बंगाल पर इतनी तवज्जो तरजीह दी मानो यही चुनाव हो रहे हैं, बाकी चुनाव हो नहीं रहे, ना नतीजे कुछ मायने रखते हैं। तो इस पर आगे बढ़ाएंगे चर्चा, पश्चिम बंगाल की ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।